Okay, so today we are going to talk about scalar product. ओके तो देखो हुआ क्या कि अभी तक हम लोग वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने बेसिक ऑब्जर्वेशन बेस था, ठीक है, एक्सोमेटिक है कि जब जैसी ज़रूरत हुई वैसा करा, तो हम लोगों ने जब देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ में कि जहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो कई बार होता ये था कि आपका जो आउटपुट होता था वो स्केलर होता था, कई बार आउटपुट वेक्टर होता था। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसमें हमने दो वेक्टर डिफाइन करे। एक डिफाइन करा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा डिफाइन करा वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दो अलग अलग तरह के दो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोगों ने डिफाइन करे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को क्या करा जाता है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos theta. Okay, mod of a vector mod of b vector cos theta, this is defined as the scalar product. अब इस स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग करते क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैसे निकाला जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी आती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब कम्यूटेटिव होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि सोच रहे हो कि ये थीटा क्या होगा। वैसे फिजिक्स वालों ने तो बता ही रखा होगा, लेकिन स्टिल जस्ट फॉर एवरीवन कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और उनके बीच का एंगल जो होता है थीटा, दैट इज दिस इज द एंगल थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन ये भी समझिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नथिंग बट इट इज अ smallest positive angle made between the two vectors in the co-initial position। मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या करना चाहिए, दोनों वेक्टर्स के बीच का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। जब दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो उनके बीच का सबसे छोटा पॉजिटिव एंगल जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ऐसे है, तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, तो अब इसमें थीटा कौन सा होगा? अगर मैं इसे पैरेलली शिफ्ट करूं तो ये वेक्टर ऐसे आएगा, तो ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए, तो मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो इस कारण से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब उन्हें आगे किसी भी ऑर्डर में डॉट प्रोडक्ट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही सेम आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में ये स्केलर ही है ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, दूसरी चीज आउटपुट जो होता है, आउटपुट ऑफ ए डॉट बी इज व्हाट इज ए स्केलर। ध्यान देना, दोनों इनपुट होते, दो इनपुट होते, दोनों इनपुट वेक्टर होते कि ए और बी दोनों वेक्टर होने चाहिए तभी ये डिफाइन होगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर देन ओनली द डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड, बट द आउटपुट विल बी अ स्केलर। ठीक है, तो इस कारण से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस कारण से अगर मैं आपसे बोलूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में स्केलर है।
तो एक स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। हाँ, आप जब ऐसे लिखते हो कि सम स्केलर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, तो डॉट नहीं लगाते, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर बोलते हो। लैम्डा डॉट ए वेक्टर ये मीनिंगलेस है, ये सही है, ये गलत है। इसका मतलब मैंने इस वेक्टर में एक लैम्डा स्केलर लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया। डॉट तभी डिफाइन होगा जब दोनों कंपोनेंट, जो दोनों इनपुट वैल्यूज हैं, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों स्केलर होने चाहिए, दोनों वेक्टर होने चाहिए, तो आउटपुट स्केलर आएगा। क्योंकि ए डॉट भी स्केलर है तो ये डिफाइन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ओके। तीसरी चीज कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मतलब डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं क्योंकि कम्यूटेटिव है। ठीक है, एसोसिएटिव होने का कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की यहाँ पे हम लोग बात नहीं करते हैं। अच्छा, चौथी चीज कि मान लीजिए आपने एक m इंटू एन, एम एन टाइम्स ए डॉट बी, एम और एन स्केलर है, तो आप इसको m टाइम्स ए वेक्टर डॉट n टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हो। आप इसको n टाइम ए वेक्टर डॉट m टाइम बी वेक्टर लिख सकते हो। आप इसे mn टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो। आप इसे a वेक्टर डॉट mn टाइम बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हो। जैसे भी, मतलब स्केलर जो रहेगा वो डॉट प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो रहेगा ऐसे आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव कहना सही नहीं रहेगा, तो मैं इस कारण से वो चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो करोगे तो वो आप इस तरह से किसी एक पे ले जा सकते हो या इसे स्प्लिट करके भी ले जा सकते हो। ठीक है, पांचवी चीज, फिफ्थ थिंग, पांचवी चीज जो आती है वो देखिए कि अगर एक वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्या करते हैं, डॉट लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस ऑफ, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही सेम है तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इस कारण से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी मॉड ए एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब कॉस ऑफ 0 डिग्री तो 1 होता है, तो ये मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर होगा। मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, इस कारण से कहीं अगर आपको ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा मिले तो ये आपको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। ठीक है, और वो स्केलर होगा, वो वेक्टर नहीं होगा। हेंस 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेक्टर दैट इज डिफाइंड। किसी भी वेक्टर की सिर्फ एक ही पावर डिफाइन, दो पावर डिफाइन होंगी, 1 एंड 2। ए वेक्टर की पावर 1 दैट इज एज वेक्टर, बट ए वेक्टर की पावर 2 इज एक्चुअली स्केलर, इट इज द स्क्वायर ऑफ द मॉड्यूलस। इसका बहुत अच्छा यूसेज आता है जिस पर अभी हम लोग आते हैं। ठीक है, दूसरा डॉट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा जो यूज आ जाता है वो क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे कॉस थीटा को सिंपल क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, जो स्केलर होंगे, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अभी जो मैंने एम एन वाली प्रॉपर्टी बताई थी वो उसको अगर अप्लाई करोगे तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर ये आ जाएगा। तो मतलब आप इससे थीटा निकाल सकते हो। थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर डॉट ये, या फिर आप इसे कॉस इनवर्स ऑफ ए कैप डॉट बी कैप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक काफी बड़ा यूज है किसका, डॉट प्रोडक्ट का, कि डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल निकालना है तो वो एंगल हम लोग कैसे निकालें, उसके लिए जिन दो वेक्टर्स का एंगल निकालना है उनके यूनिट वेक्टर्स का डॉट ले लीजिए, वो आपको आंसर दे देगा। या फिर आप सिंपल कॉस थीटा को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए और अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ये हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री,
मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो कॉस ऑफ 90 तो जीरो हो जाता है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलरिटी को चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एंगल निकालने के लिए भी 90% केसेस में आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अच्छा बताओ, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल किस रेंज में होगा? द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल ऑलवेज वेरी इन द रेंज ऑफ 0 to पाई। ये जो थीटा होगा, थीटा विल बी एलिमेंट ऑफ 0 to पाई। ठीक है, अब 0 से पाई में एक चीज समझिएगा कि ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो कॉस जो है वो अगर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। तो इस कारण से अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव आ रहा है तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो होगा वो एक्यूट होगा, और अगर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का फायदा ये रहता है कि वो आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज में डिफरेंशिएट कर देता है। लेकिन जब आप बात करते हो वेन एवर यू टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा बहुत क्योंकि आपको पता है, तो अगर नहीं पता है तो जब हम बात करेंगे तो आप कोरिलेट कर पाओगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि साइन थीटा आता है, और साइन थीटा 0 से पाई में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम वहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो इस कारण से हमारे लिए एंगल निकालने के लिए बेटर टूल कौन होगा, दैट विल बी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी बता देगा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, और हमें ये भी बता देगा व्हाट इज द एंगल। अच्छा ध्यान देना कि जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा वो एक ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखो सर ये एक वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, ठीक है, ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, तो उनके बीच में एक एंगल थीटा ये भी होगा और एक एंगल ये पाई माइनस थीटा होगा। नहीं, ये अगर लाइन होंगी तो दो एंगल होंगे, लेकिन वेक्टर्स के बीच का एंगल एक ही होता है, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर कट रखिएगा। अब तो इस कारण से हम लोग परपेंडिकुलरिटी के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पे इसी से बात क्या आ जाती है, इसी से बात ये आ जाती है कि अगर मैं आई कैप के साथ डॉट लूंगा तो वो वन आ जाएगा, जे कैप का जे कैप के साथ, और के कैप का के कैप के साथ डॉट जो आएगा वो वन आएगा। लेकिन जब मैं आई डॉट जे करूंगा या जे डॉट के करूंगा या फिर के डॉट आई करूंगा, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस कारण से अगर हमें कोई ए वेक्टर, ये ध्यान से देखिएगा, ये फिजिक्स में सबने पढ़ा हुआ है कि अगर ए वेक्टर हमें आई जे के टर्म्स में दे रखा है, ए वन प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी वेक्टर भी आपको आई जे के टर्म्स में दे रखा है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लोगे तो देख रहे हो कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ये आपका ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के का डॉट किसके साथ, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के साथ आएगा। ठीक है, अब जब ये आएगा तो जब पहले ए वन आई का सबके साथ डॉट, लेकिन आई का आई के साथ डॉट वन हो जाएगा, लेकिन बाकी सबके साथ जीरो। तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपका ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री आ जाएगा। तो अगर आई जे के टर्म्स में दे रखा है हमें कोई दो वेक्टर्स, तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये हो जाएगा। ये आपने फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ा होगा और काफ़ी टाइम से यूज़ कर भी रहे होंगे। ठीक है, नॉर्मली वेक्टर्स 12th में जाके पढ़ते हो तब तो फिजिक्स का काफ़ी यूज़ कर चुके होते हैं आप लोग। ओके, तो ए डॉट बी अगर आई जे के टर्म्स में दे रखा तो ऐसे निकालेंगे, अदरवाइज हम ए डॉट बी निकालने का तरीका वही होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, दिस इज डन। ठीक है, ओके, चलिए ये एक चीज हमें में क्लियर हो गई कि आई जे के टर्म्स में दे रखा तो ऐसे हो जाएगा। इसी कारण से देखिएगा, अब मान लीजिए ए वेक्टर, अभी हमने क्या पढ़ा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना था, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर था। ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना था, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो अगर अब मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बोलूं तो कैन आई से दैट दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सर डॉट लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी।
तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, देख रहे हो ये, और ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, तो प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। देख रहे हो बिल्कुल स्केलर वाला फॉर्मूला आ रहा है, बस अंतर ये है कि जहां पे वो इनटू होता था वहां पे डॉट प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं बात करता ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, तो ये आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता, और इस कारण से मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से देखिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ये क्या होगा? ये भाई सिंपल वही आपके रिजल्ट के याद रखिएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि यहां पे जैसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बोलूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 यूनिट वेक्टर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए if a plus b plus c is equals to 0। अगर a plus b plus c कितना है, 0 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज दिस वैल्यू। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, दो तीन तरह से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 0, तो स्क्वायर भी क्या आएगा, 0। तो इस कारण से ऊपर जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसे यूटिलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो देखो ये तो हमें 0 दे रखा है, तो 0 इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर्स है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, हो जाएगा ये। तो यहाँ पे इससे आपके पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, -3/2। ठीक है, या फिर अल्टरनेट तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो कि आप a इक्वल्स टू माइनस बी या फिर माइनस ए इक्वल्स टू बी प्लस सी है, तो a से डॉट ले लो, तो a डॉट ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी a डॉट बी प्लस a डॉट सी। इसी तरह से अगर मैंने b को करा होता तो माइनस बी डॉट बी विल बी इक्वल्स टू बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, और माइनस सी डॉट सी को हम लोग लिख सकते थे सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। इन सबको ऐड करेंगे, देखो ये 1 1 1 है तो ये -3 हो जाएगा सम, और ये आपका 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का कितना हो जाएगा, -3/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको। तो उसी तरह से देखो अगर मैंने आपसे बोला a प्लस बी का डॉट a माइनस बी, बताओ ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, ये हो जाएगा a डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस ऑफ ए डॉट बी माइनस ऑफ बी डॉट बी। अब ये दोनों क्योंकि इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। अच्छा अब सोचो कि अगर मान लीजिए ऐसा होता कि r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर ऐसे करते हुए rn वेक्टर, ठीक है ये हुआ, इसके मॉड का स्क्वायर निकालना है। मतलब क्या करना है, r1 वेक्टर, अब देखो ये जनरलाइज्ड है
तो एन में मैं सारा करके नहीं दिखा सकता, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा एक्सप्लेनेशन में, तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। डॉट r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर टिल rn वेक्टर। तो जब हम लोग इसको क्या करते हैं कि जब इसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ओके। अब देखिए जब इनका डॉट लेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे R1 का डॉट सबके साथ आएगा, तो उसमें एक R1 डॉट R1 बनेगा। अब R1 डॉट R1 कितनी बार बनेगा, R1 डॉट R1 एक ही बार बनेगा। इसी तरह से R2 डॉट R2 भी एक ही बार बनेगा। ऐसे करते हुए Rn डॉट Rn ये सब बनेंगे। लेकिन साथ में बाकी टर्म्स क्या बनेंगे, ठीक है, बाकी टर्म्स कैसे बनेंगे, R1 का मल्टीप्लिकेशन होगा R2 के साथ, तब भी R1 डॉट R2 बनेगा। और जब इस R2 का इस R1 के साथ डॉट होगा तो भी R1 डॉट R2 मिलेगा। मतलब R1 डॉट R2 कितनी बार बन रहा है, R1 डॉट R2 बन रहा है 2 बार। तो 2 टाइम्स R1 का डॉट R2 के साथ, मतलब हर वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट बनेगा कितनी बार, 2 बार। तो R1 डॉट R2, R1 डॉट R3, R1 डॉट R4, ऐसे करते हुए कहां तक, R1 डॉट Rn। ये तो पेयर होगा किसके, R1 के। अब R2 के, तो R2 का R1 से काउंट कर चुके, तो R2 का R3 से, R2 का R4 से, ऐसे करते हुए कहां तक, R2 का Rn से। और ऐसे ही करते जाओगे तो लास्ट में Rn-1 का Rn से। ठीक है, तो देख रहे हो कि ये जो है वो क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट। ये सम है किसका, प्रोडक्ट का, लेकिन एक बार में कितनों का, 2 का। ठीक है, तो बेसिकली आप इसे क्या लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ आर आई वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। आई की वैल्यू 1 से n। जो दूसरा पार्ट है उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 2 टाइम्स सिग्मा, सिग्मा आई लेस देन j 1 to n आर आई वेक्टर डॉट आर जे वेक्टर। बोलोगे सर ये तो बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, ठीक है, ये आपने इतने बड़े एक्सप्रेशन को ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि आई की वैल्यू भी 1 से n है, जे की वैल्यू भी 1 से n है, लेकिन यहाँ पे हम आई और जे में रिलेशन क्या है कि आई जे से छोटा होगा। तो आई अगर मैंने 1 लिया तो जे की वैल्यू 2 से लेके n तक गई, फिर मैंने आई की वैल्यू 2 ली तो 3 से n गई, फिर 3 लूंगा तो 4 से n जाएगा, ऐसे करते n-1 से n तक, ये हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया इस तरह से, समझ में आया। तो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू। अच्छा, अब इसको अगर आप दूसरे तरह से समझना चाहो, क्योंकि आगे चल के कुछ आपके बाइनोमियल में भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उसको भी आपको समझने में आसानी होगी। अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखता तो देखो कैसा बनता, R1 डॉट R1, मैं इस पूरे प्रोडक्ट को अगर खोल के देखता, अभी तो मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाया, फिर इसके बाद R1 डॉट R2, फिर R1 डॉट R3 करते हुए R1 डॉट Rn, फिर R2 डॉट R1, R2 डॉट R2, R2 डॉट R3, ऐसे करते हुए R2 डॉट Rn। ऐसे करते करते लास्ट में आएगा Rn वेक्टर डॉट R1 वेक्टर, Rn वेक्टर डॉट R2 वेक्टर, और करते हुए कहाँ तक, Rn वेक्टर डॉट Rn वेक्टर। ध्यान दो कि इसमें कितने टर्म्स बने, ये जो ऊपर आपका डॉट प्रोडक्ट था इसके कितने टर्म्स बने। इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, किसी अच्छे लेवल के आप जब क्वेश्चंस करोगे एडवांस वगैरह के, तब इस तरह के क्वेश्चंस की बात आएगी। ठीक है, अब देखिए ये कितने टर्म्स बने, ये टर्म्स बने एन स्क्वायर, एन वेक्टर ये, एन वेक्टर ये मिलके टर्म्स बने एन स्क्वायर। तो ये एक ग्रिड बन गया कितने बाय कितने का, कि एन रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। ठीक है, ऐसे देखो ये आपकी एन रोज हैं और ऐसे आपके एन कॉलम्स हैं। अब ध्यान देना कि इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वो पार्ट है, कौन सा पार्ट, इसका सम निकालोगे तो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला है ना। अच्छा, अब ध्यान दो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो अपर ट्राइंगल, जैसे मैट्रिसेस में होता है ना अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, वैसे ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट था, ये देख रहे हो ये वाला। तो ये वाला पार्ट है जहां पे आई लेस देन जे है, ये वो पार्ट है जहां पे आई इक्वल्स टू जे है, और यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन जे है। लेकिन ध्यान दो कि अगर यहाँ R1 डॉट R2 है तो यहाँ पे R2 डॉट R1 है,
यहाँ पे R1 डॉट आर थ्री है तो यहाँ पे R3 डॉट R1 होगा, यहाँ पे R1 डॉट RN है तो RN डॉट R1, मतलब जो टर्म्स यहाँ बनेंगे वही टर्म्स यहाँ बनेंगे ना, तो इनका सम वही बनेगा जो इनका सम बनेगा, इस कारण से 2 टाइम्स आ गया। समझ में आया? तो ये ऊपर वाला पार्ट था, ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग ऐसे डबल सिग्मा में ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाला पार्ट कौन सा था, जहां पे आई इज ग्रेटर देन, तो जे पहले और आई बाद में आ जाता, लेकिन आई जे को इंटरचेंज करके यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो सम इसका आएगा के वही सम इसका भी आएगा, और ये अलग था तो ये हमने अलग से ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, ग्रेड वेड बना के जो बताया, ये आगे क्वेश्चन जब आते हैं अच्छे लेवल के, उस जेई ने कम से कम 3-4 बार सवाल पूछा इस तरह का, ठीक है। तो वो उसमें आपको काम आएंगे, और इनफैक्ट इसी तरह के क्वेश्चन आपके बाइनोमियल में भी होंगे, तो बाइनोमियल में भी इसका काम आएगा, ठीक है। ओके, जहाँ तक अभी एंगल निकालने की हम लोगों ने बात करी थी, वहाँ भी अगर आप ध्यान दोगे कि एंगल निकालने में हम लोग काफ़ी सारे जो स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन की बात करी थी, 3 डायमेंशन में अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। अगर एक दूसरी लाइन दे रखी है, अब देखिए मैं आपको अब यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल चीज़ जो थी वो तो हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चंस में कैसे कैसे होते हैं, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी एक लाइन दे रखी है, और एक लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू सी प्लस म्यू डी दे रखी है, इसका मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है बी वेक्टर के, ये लाइन किसके पैरेलल है, डी वेक्टर के। तो दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनता है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज, और ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज, ठीक है। मतलब एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर मुझे दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, अब देखिए दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या है। अब दो लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट थोड़ी करती हैं, कई लोग बोलोगे सर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं दो लाइन, तो इनके बीच में एंगल कैसे निकालें। बस आपको क्या करना है, ऐसे साइड में से देखना है, ठीक है। आपको एक ऐसे प्लेन में इस साइड से जब देखोगे तो ये जो एंगल रहेगा वो एंगल बिटवीन द लाइंस, अब भले ही वो देख रहे हो 3D में ये ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन इनके बीच में आप एंगल ऐसे निकाल सकते हो साइड से देख के, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी डू टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो अब एक तरह से हमें क्या निकालना है, बी और डी के बीच में एंगल निकालना है। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बी कैप डॉट डी कैप, बट वी डू नॉट नो वेदर दिस थीटा विल बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज, तो हम लोग यहां इसका लगा देते हैं मॉड। मॉड लगाने से पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि देखो अब ये अगर मान लीजिए थीटा एक्यूट था तो ठीक है, मान लो अब ये वाला एंगल आपका एंगल होता, तो व्हाट इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, मतलब अंतर क्या होता, अगर बी डॉट डी की वैल्यू के आ रही होती तो अगर ऑप्टिव्स की बात होती तो माइनस की आती, लेकिन मॉड वैल्यू तो दोनों की सेम आएगी ना, कि मॉड ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो एक्यूट हो या ऑप्टिव तो दोनों के लिए आपका मॉड तो सेम आएगा, तो कॉस थीटा, तो इससे थीटा जो मिलेगा वो हमेशा एक्यूट मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, ये दो बेसिक डिफरेंस है इसमें, क्या कि बी डॉट डी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है। अगर बी डॉट डी निगेटिव है, मतलब बी और डी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। लेकिन लाइन के केस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बी और डी के बीच में एक एक्यूट एंगल, लाइन के बीच में एक एंगल वही होगा जो बी और डी के बीच का एंगल है, वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आपको जो थीटा मिलेगा वो आपको हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा, तो ऑप्ट्यूज एंगल अपने आप कौन हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अगर कोई बोले कि ऑप्ट्यूज एंगल बताओ तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि फाइंड मी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर 2i प्लस जे माइनस के माइनस 2k, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर हो गया आपका कौन सा, i माइनस 2j प्लस के प्लस 2k, ये हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, डॉट निकालेंगे, दैट विल बी 2 माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाय मॉड, मॉड कितना, पहले का मॉड 3 दूसरे का मॉड 3, तो ऊपर कितना हो गया -6, तो ये हो जाएगा -4 बाय कितना 9। तो देख रहे हो ये कैसा आ रहा है, ऑप्ट्यूज आ रहा है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन के बीच में ऐसे एंगल जो आएगा ऑप्ट्यूज आएगा।
लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करके ये बोलता कि आर वेक्टर इज इक्वल टू लेट से आई माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस जे माइनस 2k, और आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस के प्लस म्यू टाइम्स आई माइनस 2j प्लस 2k। ये मैंने आपको दो लाइन दे दी। देख लो डायरेक्शन ये वही है जो यहाँ थे। तो अब इन लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो कॉस थीटा कैसे, मॉड ऑफ ए में कितना पर हो जाएगा, बी कैप को डॉट डी कैप, सिंपल, इन दोनों के डॉट का। तो ये कितना हो जाएगा 4/9। तो इन ये जो दो लाइन होंगी, ठीक है, ये जो दो लाइन होंगी जो इन दोनों के पैरेलल होंगी, उनके बीच का एक्यूट एंगल जो होगा वो कॉस इनवर्स 4/9 होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/9 होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। अगर दो लाइन हमें दे रखी हैं, उनके बीच का परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म की कंडीशन निकालनी है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या हो जाएगा, अगर बी और डी जीरो होना चाहिए, डॉट जीरो होना चाहिए। और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, तो बी वेक्टर अगर डी वेक्टर के पैरेलल है तो लाइन पैरेलल, तो बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर। इससे मालूम चल जाएगा पैरेलल तो नहीं है। तो दो लाइंस के बीच में अगर आपको निकालना है क्या, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म की कंडीशन, तो वो ये आ जाएगी। ठीक है, और देखो इससे और भी मतलब स्ट्रेट लाइन में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका बड़ा यूज होता है, वो है कि मान लीजिए अगर मैंने आपको एक लाइन दे रखी है, दिस इज द लाइन, ठीक है, ये लाइन जो दे रखी है, ये लाइन दे रखी है लेट से आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है लेट से P वेक्टर। अब मुझे इसका यहां पे निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, तो ये हम कैसे निकालें, आई वांट टू नो द व्हाट इज टू बी फाइंड, टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या कर सकते हैं कि बताओ इस लाइन पे हर पॉइंट के लिए क्या चेंज होता है, लैम्डा चेंज होता है। तो इस पॉइंट के लिए हम मान सकते हैं कि लेट से दिस पॉइंट विल हैव ए पोजीशन वेक्टर दिस। ठीक है, यही हो गया, क्योंकि फॉर एवरी पॉइंट द लैम्डा विल चेंज, तो लेट से लैम्डा रिप्रेजेंट दिस। अगर ये पॉइंट है तो देख रहे हो कि ये वाला पॉइंट P, तो इसको मैं Q बोल देता हूं, तो व्हाट विल बी पी क्यू वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, दैट इज A प्लस लैम्डा B माइनस P वेक्टर हो जाएगा ये पी क्यू वेक्टर। लेकिन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस कारण से ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के ये परपेंडिकुलर होगा कौन, पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देयरफॉर पी क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आना चाहिए, जीरो। ये जीरो आएगा तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो। तो इससे आपको मिलेगा ए माइनस पी डॉट बी प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट बी इक्वल जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। इससे लैम्डा आ जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू आप कहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए इसमें। तो ये रखने के बाद आपको Q का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा विच विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। न्यूमेरिकली लेते हैं, लेट से R वेक्टर है। अच्छा ध्यान देना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। ठीक है, किसी लाइन पे 3 डायमेंशन में किसी लाइन पे P के निकालने के लिए यही तरीका, नहीं तो ऑप्शन से वर्कआउट करना पड़ता है। ठीक है, तो लेट से मैंने आपको एक लाइन दी थी I माइनस जे प्लस के प्लस लेट से 2i माइनस जे 2i प्लस जे माइनस के इंटू लैम्डा, ये एक लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन का पे मुझे एक पॉइंट मैं आपको दे देता हूं 3i प्लस 2j माइनस के। इस पॉइंट से, ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, मुझे इस पॉइंट का इस लाइन पे क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कैसे करूंगा, any point on the line, ये रहा point P, any point on the line will be taken as what, this is 2 lambda plus 1 I cap plus lambda minus 1 j cap
प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स के कैप। ये क्यू का पोजीशन एनी पॉइंट ऑन द लाइन हो गया। अब पी का पोजीशन वेक्टर क्या था, 3i। ये यहां पे जितना गंदा दिख रहा था ना उतना गंदा यहां नहीं दिखेगा। तो अब ये वाला वेक्टर निकालो, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 2, ये आपका पी क्यू वेक्टर आप लिख रहे हो। तो 2 लैम्डा माइनस 2 आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 3 जे कैप प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा टाइम्स के कैप। अब ये परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन था, 2i प्लस जे माइनस के। तो डॉट ले लो, डॉट लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 2, ये 0। तो 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 9। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है कितनी, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 3/2। तो लैम्डा अगर आप 3/2 यहाँ रख दोगे इधर, तो 2 इंटू 3/2 तो ये हो जाएगा 4i कैप। 3/2 माइनस 1 दैट विल गिव यू 1/2 जे कैप। 1 माइनस 3/2 विल गिव यू माइनस 1/2 के कैप। तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और आपको अगर पी क्यू लेंथ निकालनी है तो आप क्या कर सकते थे, मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर निकाल लो, पी और पी क्यू वेक्टर तो निकल ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ऑल्दो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एक तरीका और है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं। ठीक है।